हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस सत्र का ये पहला दिन। आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले पेंडेमिक के इस दौर में भी हम लोग की स्टडी जारी रहे, इसलिए ये ऑनलाइन फिर शुरू किया गया है, क्योंकि अभी पेंडेमिक का पीक आने वाला है और सभी लोगों को अपने घरों में रहना और सुरक्षित रहना जरूरी है। तो इसलिए इस सत्र का ये पहला दिन, पहला चैप्टर। एक बात और, इस साल सीबीएसई ने कोई भी चैप्टर रेड्यूस नहीं किया है। सभी को सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि पूरे कोर्सेज पढ़ने हैं हमको। तो उसके तहत पहला चैप्टर सेल आज स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेल होता क्या है। एक तरह से जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं एटम, सबसे छोटा पार्टिकल। फर्दर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड होता है, उसको हम नहीं करेंगे कंसिडर। एटम, एटम से मॉलिक्यूल। इस तरह से सेल जो होता है वह इस अर्थ पे एग्जिस्ट किए हुए सभी ऑर्गेनिज्म में यह पाया जाता है। यह उसकी बेसिक यूनिट होती है। अर्थात हमारे शरीर का जो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, तो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे छोटी चीज जो है जिससे मिल के हमारा पूरा शरीर तैयार हुआ है वो है सेल। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मकान है हमारा, तो यह घर जो बना है ईंट से बना है। ईंट किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी पूरी कलेक्टिव मिट्टी जो होती है उसके अलग अलग कण है, ठीक है। वह अलग अलग कण जब पूरा मिले तो मिट्टी का एक गोला बना, गोला से वो ईंट बना, ईंट से एक के ऊपर ईंट रख के ये घर बना। उसी तरह से जो सबसे छोटी चीज जो हमारे शरीर को बनाने में लगी है वो है सेल। तो इसलिए सेल को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल का जो डेफिनेशन होता है वह होता है सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, यह एक प्रकार का कार्यात्मक और संगठनात्मक इकाई है शरीर की। कार्यात्मक और संगठनात्मक मतलब है इसी के फॉर्मेशन से हम काम कर पाते हैं और इसी के संगठन से हमारे शरीर का पूरा ढांचा तैयार होता है। यानी कि ग्रुप में सेल्स, बहुत लाखों करोड़ों सेल्स जब मिलते हैं, हमारा हाथ ये हथेली बना होगा, हमारा अंदर का ऑर्गेनिज्म बना होगा, हमारा ये चेहरा, आँख वाँख सब चीज टोटल सेल से बना है। सेल जब ग्रुप में आते हैं तो उनको टिश्यूज बोला जाता है, जो आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल जब ग्रुप में आए तो टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब पूरा तैयार हो गया तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो इस प्रकार सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन यह सेल कहाँ से इसकी जानकारी हुई, कैसे हमें मालूम हुआ कि यह सेल जो है इस प्रकार का वर्क करता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, 1665। इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के पतले स्लाइस का स्टडी करना शुरू किया। बहुत इनको इंटरेस्ट था उसमें। अब आप लोग कहेंगे कॉर्क क्या होता है, तो पेड़ों की जो छाल होती है उससे वह कॉर्क तैयार किया। कॉर्क मिलता है उसी से, उसी को कट करके इनर साइड से कॉर्क बनाया जाता है। जब इन्होंने उस कॉर्क का पतला एक स्लाइस लिया, स्लाइस मतलब पतला टुकड़ा,
और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब उसका स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहे हैं। उस कॉर्क के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पतले पतले, और उनमें दीवारें हैं। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। सेल वर्ड उन्होंने खोजा सेल्यूला से। सेल्यूला इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल्यूला इज द लैटिन वर्ड which means a little room, that is एक बहुत ही छोटा घर। उस छोटे घर को इन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया। इस स्ट्रक्चर से प्रभावित होकर इसको एक सेल्यूला यानी कि सेल नाम दिया। तो सेल नाम जो है रॉबर्ट हुक का दिया हुआ है, जिन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले स्टडी शुरू की, और वो स्टडी थी a thin slice of cork, and cork is found in the bark of the trees. ट्रीज के बार्क से यह कॉर्क तैयार किया जाता है, और वही कॉर्क जो है उसकी पतली स्लाइस लेके इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, और इन्होंने पाया कि उसमें जो है बहुत छोटे छोटे ऐसे रूम दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने इस रूम को नाम दिया सेल। और सेल नाम वर्ड जो है वह लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन वर्ड सेलुला से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। आफ्टर दैट इन 1674 a great scientist, botanist and zoologist Anton von Leeuwenhoek इन्होंने इस हुक के जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था उससे थोड़ा सा और इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके बाद जब स्टडी करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं और जो उनका रिप्रोडक्टिव जो लिक्विड होता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। आफ्टर दैट जब वो न्यूक्लियस को देखे थे वो उसका नाम नहीं दिए थे। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए, और इन्होंने फिर इस स्टडी को आगे बढ़ाया, और स्टडी को आगे बढ़ा तो ये बॉटनिस्ट थे, प्लांट की स्टडी करते थे। तो प्लांट की स्टडी करते हुए इन्होंने जब ये सेल देखा, और सेल के अंदर में जब ये भी एक अच्छे माइक्रोस्कोप से देखे थे, तो उसके अंदर जो है हर सेल के अंदर एक डॉट दिखाई दिया। इस डॉट को उन्होंने कहा कि यह न्यूक्लियस है, यानी कि ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है। यहाँ तक थ्योरी ये स्पष्ट आके हो गई कि यह सेल होता है, इसी सेल से, इसी प्रकार के सेल से पूरा यह स्ट्रक्चर या तो प्लांट का, नहीं तो ह्यूमन बींग्स का, नहीं तो एनिमल्स का तैयार होता है, और उसके बीच में सब में एक यह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद जे परकिंजे 1839 में इन्होंने इस स्टडी को और आगे बढ़ाया, और उसमें इन्होंने यह देखा कि इसमें लिक्विड टाइप का सब्सटेंस जो है वह विद्यमान है, वह भी है। तो इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। धीरे धीरे स्टडी आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके एक एक सेल के कंपोनेंट जो होते हैं उसकी खोज हुई है। इसके बाद 1866 में हैकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया कि यह जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार है। हेरिडिटी यानी कि
जैसे हमारा गुण हमारे फादर से मिलता है, हमारे दादा से मिलता है, यानी कि उनके सेल का जो स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे में तैयार हुआ है। तो वह किस प्रकार से कैसे तैयार हुआ है, तो वह सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा लिक्विड है, कुछ ऐसा पदार्थ है जो वह पहले के इंफॉर्मेशन को बाद में लाता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि हमारे दादा में जो इंफॉर्मेशन था, जैसे उनकी बिहेवियर था, हमारे पापा में जो बिहेवियर था, हमारे माँ में जो बिहेवियर था, इन सब चीज़ों को बिहेवियर को हमारे अंदर भी कुछ कुछ रखना, यह हेरिडिटी कहलाता है। तो यह हेरिडिटी कहाँ से आई? न्यूक्लियस के अंदर एक पदार्थ था, उसका भी उन्होंने नाम नहीं दिया था, इसलिए मैं पदार्थ नाम दे रहा हूँ, उससे। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हुए, थियोडोर स्वान एंड जैकब मैथाइस साइडर, इन दोनों ने जब स्टडी को और आगे शुरू किया तो जैकब मैथाइस साइडर ने बोला कि ये जो सेल है, इसी सेल से, उस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट से ही पूरा प्लांट तैयार होता है। ये प्लांट की स्टडी किए थे जैकब मैथाइस साइडर। लेकिन उसके बाद थियोडोर स्वान एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी स्टडी किया और उन्होंने भी यही थियरी दिया कि सेल से ही एनिमल्स का पूरा शरीर तैयार होता है। इस प्रकार इन दोनों के कंबाइंड स्टडीज पे सेल थियरी डिराइव हुई, और सेल थियरी में ये दिया गया कि एनिमल्स और प्लांट दोनों का स्ट्रक्चर सेल से ही बना होता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके अलग अलग उसके ढांचा को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार यह सेल के बारे में पूरी जानकारी हुई, ये सेल क्या होता है और कैसे कैसे इसकी खोज। इसके बाद और भी बहुत सारी स्टडीज चली, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च किए, लेकिन अभी तक रिसर्च में एक चीज बाधा बन रही थी, और वो थी माइक्रोस्कोप। क्योंकि सेल जो होता है वह स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखा जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट और है, नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, ये नॉल एंड रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देता था। यानी कि बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके, जैसे आप लोग मोबाइल में किसी चीज़ को नहीं दिखता है तो जूम करके देखते हैं, तो समझ लीजिए कि उसको 1 लाख टाइम जो है जूम करके देखना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तैयार हुआ और इसने सेल की स्टडी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। और सेल जो है, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी होने लगी। तो इस प्रकार यह पूरे सेल की जानकारी थी कि कैसे कैसे स्टडी हुई है, कैसे कैसे सारी चीज़ें निकल के आई। इसके आधार पर सेल को 2 भागों में बांटा गया। ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखा गया कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, यानी उसमें एक ही सेल है, और कुछ ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत लाखों करोड़ों सेल से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग और एमीबा जो पॉन्ड्स में पाया जाता है, तालाबों में, तो उसके शरीर में एक ही सेल होता है। एक ही सेल होने का मतलब कि उसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ एक ही सेल में काम होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर रोटी लिए, उससे मुंह में खाए, पेट में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और फिर एनस के थ्रू बाहर आया। तो यानी कि तोड़ने के लिए और पचाने के लिए, और मतलब एक यहाँ पे डाइजेशन, उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, और फिर एनस के थ्रू बाहर। यानी कि हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। लेकिन एमीबा में वह फूड को अपने अंदर लेता है, एक ही जगह उसका डाइजेशन होता है, वहीं से वह पूरे शरीर में उसके न्यूट्रिशन जाता है, और फिर वह वहीं से शरीर से बाहर आ जाता है।
यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर, यूनि और सिंगल एक ही होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका सारा वर्क सिंगल सेल से होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसका सारा वर्क अलग अलग अंगों द्वारा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि हर काम के लिए अलग अलग अंग यूनिसेलुलर में नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर जो होता है वह सिंगल सेल के थ्रू अपना सारा वर्क करता है, जबकि मल्टी सेलुलर अलग अलग अंगों के थ्रू करता है, मतलब मल्टी सेल के थ्रू करता है। तो इस प्रकार सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ये अब जो है नेक्स्ट सेल जो होते हैं वह दो प्रकार के, एनिमल और प्लांट सेल। इन दोनों सेल के बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।